principles of insurance, there are total 7 principles: utmost good faith, insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, causa proxima and mitigation of loss. अब ये वाला जो पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे केस स्टडी तो डेफिनेटली बनती है। कभी कभी केस स्टडी नहीं आती तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब केस स्टडी तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम सबको वैसे भी आते हैं, तो एक बार ये टॉपिक देख लेते हैं। दिस इज वेरी ईजी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, दिस इज माई गारंटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। ये पॉलिसी को, ये प्रिंसिपल को आप याद रखना ट्रस्ट से, ठीक है। इमेजिन करो 2 बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। द सेम इज द केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में भी 2 लोग होते हैं, इंश्योरर दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड दैट इज अस। तो अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है दैट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं हमें कोई भी ऐसी चीज हाइड नहीं करनी चाहिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने ये फैक्ट हाइड किया है कि मैं स्मोक करता हूं या मैं ड्रिंक करता हूं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आप उसको बता के क्या करोगे? क्यों नहीं बताना है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों से ही हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो मुझे ये बात बतानी है। अगर मुझे कोई ऐसी खराब आदत है, लेट्स से इफ आई ईट सम टोबैको और एनीथिंग, तो ये भी मुझे बताना है। अगर मेरे फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से डायबिटीज का प्रॉब्लम चलता आ रहा है और इंश्योरर मुझे पूछता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसे हेरिडिटी प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ कि पापा को थी, ठीक है, बट मुझे नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं, और मैं छुपा लेता हूं वो चीज। तो दिस इज वायलेशन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब हुआ? दैट बोथ द पार्टीज, दैट इज द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स व्हाइल टेकिंग द पॉलिसी। अब ये तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए। जब हम कंपनी को चीजें बताएंगे, कंपनी हमें क्या चीजें बताएगी कि हमारा प्रीमियम कितना होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, उसको कोई छुपाना नहीं है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऐसा कुछ नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस उनको छुपाना है, उनको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही क्लियर कर देने हैं। तो दिस इज अटमोस्ट गुड फेथ। अच्छा, अगर आपने कोई चीज नहीं बताई, लेट्स से आपने ये नहीं बताया था कि आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो, ठीक है, और आपको लेट्स से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है आफ्टर 5, 6, 7, 10 ईयर्स, ठीक है, क्यों? लिवर फेलियर, और रिपोर्ट्स में पता चलता है कि आप तो एक रेगुलर ड्रिंकर हो, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने से मना कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने अटमोस्ट गुड फेथ को वॉयलेट कर दिया। सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ऐसे चीज पे या फिर कोई भी दूसरे आदमी पे इंश्योरेंस तभी ले सकता है जब कोई इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट नहीं। वेन एवर यू हैव एनी फिनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल, ठीक है, मैं मेरे भाई के ऊपर इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मैं मेरे हो सकता है आने वाली बीवी जो कभी भी आएगी उसके ऊपर मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मैं मेरे होने वाले बच्चे जब वो होंगे उनका इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मैं मेरे मॉम डैड का इंश्योरेंस ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? बिकॉज उनके होने या उनके ना होने से मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस होता है। मैं मेरे नेबर का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज उसके होने या ना होने से मुझे कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। समझ में आया? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? दैट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड इवन ड्यूरिंग द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, द इंडिविजुअल हु हैज टेकन द पॉलिसी, यानी ऐसा आदमी जिसने पॉलिसी ली है, उसका कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगेंस्ट द थिंग और द इंडिविजुअल फॉर हुम द पॉलिसी इज टेकन। मतलब ऐसे आदमी का कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज या उस आदमी के ऊपर जिसके होने या ना होने से उस इंडिविजुअल को फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल वापस दे देता हूं। मैं मेरे भाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं। क्यों? क्योंकि लेट्स से हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और वो अर्न करता था, तो उसकी अर्निंग से मुझे फर्क पड़ता था। तो अगर भगवान नहीं करे उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं उसके लिए इंश्योरेंस ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरी वाइफ आती है, वो अर्न करती है, ठीक है, और उसको कुछ हो जाता है, तो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो क्या मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। अब काफ़ी बार लोग मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बच्चा तो कमा भी नहीं रहा है,
तो उसका इंश्योरेंस आप कैसे लोगे? ले सकते हैं। हमेशा याद रखना, देयर इज अ फंडामेंटल कॉल एज ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो एस्टिमेट करता है कि हर इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है। अब देखो, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू निकाल पाना इम्पॉसिबल होता है, बट लेट्स से वो कितना अर्न कर रहा है, आने वाले इतने टाइम में वो कितना अर्न कर लेगा, ये सब चीज़ें हम एस्टिमेट करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बट ओनली व्हेन देयर इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे आपने इंश्योरेंस लिया है, वापस सुनो, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे आपने इंश्योरेंस लिया है, वो कोशिश करती है कि वापस आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे जहां पे आप लॉस होने के पहले खड़े थे। ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये प्लेस नहीं कि आयुष सर पहले यहाँ खड़े थे, लॉस होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करेगी आयुष सर यहीं खड़े हो जाए, नहीं, नॉट इन द जोग्राफिकल सेंस, इन द इकोनॉमिक सेंस। लेट्स से मेरे दुकान में आग लग जाती है, पहले मेरे पास में गुड्स थे 10 लाख रुपीज़ के, आग लग गई तो मेरे बैलेंस शीट में सीधा सीधा -10 लाख हो जाएगा, लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी क्या कोशिश करेगी? इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है कि मुझे वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे। कैसे? बाय पेइंग मी, मेरे लॉस को कंपनसेट करके। ठीक है, वो कभी भी 10 लाख के गुड्स के लिए मुझे 11 लाख रुपए नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट्स। ये चीज याद रखना, भले ही आपने इंश्योरेंस 25 लाख का ले रखा है, लेकिन अगर आपके गुड्स का लॉस 10 लाख रुपीस का हुआ है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपीस ही देगी। ये चीज याद रखना कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट्स। आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। समझ में आया इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी tries to bring you back to the same financial position that you were standing on before the happening of a event. That means आग लगने के पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है आपको वापस एग्जैक्टली वही कंडीशन पे लाके खड़ा कर दे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी हो सकता है कभी? आई डोंट थिंक सो। इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी कर ले, कितने भी पैसे दे दे, आपके घर में जिसकी डेथ हुई है उसको तो वापस नहीं ला सकते। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। ये चीज हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि मैं सोचता हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मारवाड़ी बनिया हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, 10 लाख के गुड्स थे, ठीक है, मैंने 3 अलग अलग कंपनी से, या फिर लेट्स से मैंने 4 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया। मैंने पहले कंपनी ए को बुलाया, ये 10 लाख के गुड्स हैं, वो बोलेगी ठीक है मैं इंश्योर करता हूँ, ये लो प्रीमियम, मुझे इंश्योरेंस दो, ठीक है। कंपनी बी के साथ में भी मैंने सेम किया, कंपनी डी के साथ में भी सेम किया, बी के साथ में भी सेम किया, सारी की सारी कंपनीज के साथ में मैंने सेम किया। मतलब मैंने क्या किया, यही गुड्स के 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैंने चारों कंपनी से ले लिया। और मैं प्रे करता हूँ दिन रात की भगवान आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, और एक दिन आग लग गई, ठीक है। गुड्स कितने के खराब हुए? 10 लाख के। अब मैं क्या करता हूं, मैं कॉल करता हूं चारों कंपनीज को, ठीक है, मैं कॉल करता हूं 4 ही कंपनीज को और मैं उनको बोलता हूं ला मुझे 10-10 लाख रुपए दो, ठीक है। क्यों? मैंने तो चारों से इंश्योरेंस लिया था। बट यहां पे हम ये पॉइंट याद रखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट्स। याद रखना, ठीक है। तो चारों कंपनी क्या जवाब देगी? हाँ सर अभी आते हैं। चारों कंपनी आएगी, कंपनी ए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे देगी 10 लाख रुपए, कंपनी ए ने कितने रुपए दिए? 2.5 लाख। कंपनी बी ने भी 2.5, कंपनी सी ने भी 2.5 और कंपनी डी ने भी 2.5। दैट मीन्स मेरे गुड्स तो स्पॉइल हुए थे 10 लाख के, मुझे मिले कितने? 10 लाख। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स अगर एक इंश्योर्ड है जिसने मल्टीपल कंपनीज से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट all the insurers, that means all the insurance company will contribute to indemnify the loss. Indemnify का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? Bring you back to the same financial position. तो यहाँ पे चारों इंश्योरेंस कंपनीज के क्या किया? Contribute किया so that they can compensate the loss. याद रखना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी लाइफ इंश्योरेंस पे वर्क नहीं करता है। दैट मीन्स अगर मैंने 4 अलग कंपनी से इंश्योरेंस लिया है फॉर माई ओन लाइफ, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख, तो आफ्टर माई डेथ मेरा जो भी लीगल हेयर होगा, लेट्स से माई चिल्ड्रन, लेट्स से माई वाइफ, लेट्स से माई मॉम, लेट्स से माई डैड, जो भी होगा,
उनको चारों कंपनी इंडिविजुअली 10, 10, 10 एंड 10 लाख रुपीस देगी, दैट इज 40 lakhs। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है। यू कैन नॉट एवर इंडेमनीफाई माई लॉस। ठीक है, तो याद रखना इंडेमनिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस में वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है कि लेट्स से मेरे गुड्स चल गए थे, वही सेम एग्जांपल वापस लेते हैं, मेरे 10 lakhs के गुड्स थे जो आग में खराब हो गए। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि वो जो जले हुए गुड्स होंगे, आफ्टर द इंश्योरेंस कंपनीज पे टू मी फॉर माई लॉस, जैसे ही इंश्योरर मुझे पे कर देता है मेरे नुकसान के लिए, तो ये जले हुए गुड्स जो थे इनका राइट चला जाएगा टू द इंश्योरर। दैट मीन्स वो गुड्स पे अब मेरा कोई हक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? लॉजिकली सोचो, मैं वो जले हुए गुड्स का क्या कर सकता हूँ, या फिर शायद कंपनी उन जले हुए गुड्स का क्या करेगी? आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर हो रहे होंगे कि इनको बना के वापस बेचेगी, यूज़ कर लेगी, कुछ भी कर लेगी। तो उनको जो करना है करने दो, वो उनके हैं। अब मैं क्या कर सकता था उन गुड्स के साथ में? सोचो, हो सकता है मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि चलो 1 करोड़ के गुड्स थे, 1 करोड़ तो कंपनी दे देगी, मैं भंगार में जाके स्क्रैप में जाके सेल कर दूंगा, मुझे 5 लाख रुपए और मिलेंगे। मतलब 1 करोड़ के गुड्स खराब हुए, उसके सामने 1 करोड़ तो कंपनी ने दे दिए, 5 लाख रुपए मैंने स्क्रैप में से अर्न कर लिए। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है? दैट आफ्टर द इंश्योरर हैज कंपनसेटेड यू फॉर योर लॉसेस, आफ्टर, याद रखना, ऐसा नहीं कि पहले कंपनसेट करने से पहले ही वो ले लेगी, नहीं, दे हैव टू कंपनसेट यू। उसके बाद में ये जो स्क्रैप बचा है, जो भी गुड्स बचे हैं जलने के बाद में, जितने भी थोड़े बहुत बचे हैं, वो सारे के सारे कंपनी के हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट इज कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा नाम से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नाम को चेंज कर दो, कॉजा को याद रखना कॉज से, ठीक है। तो कॉजा प्रॉक्सिमा का क्या मीनिंग हुआ? इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ये देखती है कि लॉस होने का एक्चुअल रीजन क्या था। लेट्स से मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, और मेरे गुड्स सपोज रैट के कारण खराब हो गए, रैट ने कुतर दिया आके, ठीक है, तो मैं कंपनी को फ़ोन करता हूँ कि मेरे गुड्स तो ख़राब हो गए। कंपनी बोलती ठीक है, हम हमारे ऑफिसर को भेजते हैं। ऑफिसर आया, उसने देखा कि फायर तो लगी नहीं, ठीक है, मैं बोलूँगा लेकिन मैंने तो गुड्स का इंश्योरेंस लिया था। तो इंश्योरर का ऑफिसर मुझे क्या बोलेगा? नहीं सर, आपने गुड्स का नहीं, आपने फायर का इंश्योरेंस लिया था। दैट मीन्स अगर गुड्स फायर के कारण खराब होते तो हम आपको कंपनसेट करते, बट इन दिस केस गुड्स क्यों खराब हुए? बिकॉज ऑफ रैट्स। तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा का क्या मीनिंग हुआ? दैट मीन्स द कंपनी ट्राइज टू फाइंड आउट द प्राइमरी कॉज ऑफ योर लॉस, और अगर वो प्राइमरी कॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मैच होता है तो कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। एंड लास्ट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट इज कि हमें, दैट मीन्स द इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे भी करके अपने रिस्क को या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको पता है कि आप कोई ऐसे केमिकल्स के साथ में काम करते हो जिसमें आग लगने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, पानी वाली जो पाइप्स आती है, दैट इज यूज टू टर्न आउट द फायर, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें आपको रखनी है। लेट्स से आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है और आप बिना सीट बेल्ट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हो, तो आपने अपने लॉस को मिटिगेट करने का, दैट मीन्स मिनिमाइज करने का कोशिश नहीं किया। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल जाता है कि आपने क्या किया, आपने अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए या फिर कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी बड़े प्यार से आपके कंपनसेशन को, दैट मीन्स आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट करेगी? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि आपने तो प्रीमियम देके भैया पूरा रिस्क हमको ही दे दिया, आपने तो कोई रिस्क को कवर ही नहीं किया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि अंडर मिटिगेशन ऑफ लॉस, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, वी रिजेक्ट योर क्लेम। समझ में आया मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है? वापस समझो कि कोई भी इंश्योर्ड, यानी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे उसका लॉस मिनिमाइज हो।
एक बार फटाफट सातों वापस देख लेते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ यानी कोई भी फैक्ट हाइड नहीं करना है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आप सिर्फ उसी चीज के आगे या उसी इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी ले सकते हो जिसके होने या ना होने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो। इंडेमनिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है कि आपको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे लाके खड़ा करे जहां पे आप लॉस के पहले थे। कंट्रीब्यूशन, ऑल द कंपनीज विल कंट्रीब्यूट टू पे योर कंपनसेशन। सब्रोगेशन मतलब अब जो लेफ्ट ओवर है, जो खराब गुड्स हैं, उसका राइट किसके पास में चल जाता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, आफ्टर पेमेंट ऑफ क्लेम to the insurer, that is to the company. Causa proxima मतलब that means the company tries to find out the primary reason for your loss, और अगर वो primary reason आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मैच होता है तो ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। एंड लास्ट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस, दैट मीन्स एनी इंडिविजुअल हु हैज टेकन द पॉलिसी should try his best to minimize the losses.